एक बहुत ही छोटे से और हरे भरे गांव में सुनील और उसकी छोटी बहन राधा अपने मंगल चाचा के घर गर्मियों की छुट्टी बिताने आए थे। शहर की भागदौड़, गाड़ियों के शोर शराबे और प्रदूषण से दूर इस गांव की शांति और हरियाली उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। मंगल चाचा का घर गांव के बिल्कुल बीचों बीच था, जिसकी मिट्टी की दीवारें और छप्पर वाली छत एक अलग ही सुकून देती थी। शाम के समय ठंडी हवा के झोंके मन को मोह लेते थे, लेकिन पहले ही दिन जब सूरज ढलने लगा तो सुनील और राधा को गांव के माहौल में एक अजीब सी खामोशी और डर महसूस होने लगा। चाचा जी, ये गांव बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरा लगता है। यहाँ की हवा में मिट्टी की एक अलग ही सौंधी सी खुशबू है और दूर बजती भैंसों की घंटियां मन को शांत कर देती हैं। शहर में तो ऐसा सुकून हमें कभी नहीं मिलता ना। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि जैसे जैसे शाम हो रही है, गांव के ये सारे लोग इतने चुपचाप और उदास क्यों हो गए? सब अपने अपने घरों के दरवाजे ऐसे बंद कर रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला हो। यहाँ कोई हंसता बोलता क्यों नहीं है चाचा जी? सब अपने में ही खोए हुए और सहमे हुए से क्यों लग रहे हैं? हाँ चाचा जी, सुनील भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी देखा कि जब मैं बाहर बरामदे में खड़ी थी तो रास्ते से गुजरने वाले लोग बहुत डरे हुए लग रहे थे। वो एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला रहे थे और जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। सुनील, राधा बेटा, जो चीजें बाहर से शांत और अच्छी दिखती हैं, जरूरी नहीं कि उनका अंदरूनी सच भी वैसा ही हो। तुम दोनों देखो, शहर से आए हो, तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा। यहाँ की हवा में सुकून जरूर है, पर बेटा, यहाँ के लोगों के दिलों में एक ऐसा पुराना डर बैठा हुआ है जो कभी बाहर नहीं आता। अंदर की बातें बड़ी गहरी हैं बच्चों। इस गांव में एक रहस्य है जिसे सब जानते हैं, लेकिन कोई उसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक अनजाना सा खौफ है बेटा, जिसने पूरे गांव के मुंह पर ऐसे ताला लगा रखा है। तो कैसा खौफ चाचा जी, और कैसा रहस्य? मतलब हम तो यहाँ नए हैं, हमें कुछ नहीं पता। क्या ये किसी जंगली जानवर का डर है या फिर कोई और बात? आप हमें पूरी बात खुलकर क्यों नहीं बताते? जब तक आप सच नहीं बताएंगे तो हमारे मन की उलझन और बढ़ती जाएगी चाचा जी। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने इतने प्यारे से गांव को ऐसे डरा कर रखा है। मंगल चाचा के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और खौफ के भाव तैर गए। वे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। बहुत जोर देने पर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को धीमी करते हुए उस खौफनाक जगह का जिक्र किया जिसने गांव वालों की नींदें हराम कर रखी थी। बेटा, वो बात हमारे गांव के पुराने तालाब की है। वो तालाब अब पूरी तरह से सूख चुका है, लेकिन सालों पहले वहां पर कुछ ऐसा भयानक हुआ था जिसके बाद से आज तक कोई भी इंसान उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग उस तालाब का नाम लेने से भी कतराते हैं बेटा। मेरी मानो तो तुम दोनों भी कभी उस तालाब की तरफ जाने की जिद मत करना। वो जगह अब इंसानों के लिए नहीं बची है। तालाब? वो कहाँ है चाचा जी? और वहाँ ऐसा क्या हुआ था जो लोग वहाँ जाने से इतना डरते हैं? क्या वहाँ सच में कोई भूत रहता है? बेटा, वहाँ एक पुराने मंदिर के पास में मुसीबत की देवी की एक प्राचीन युग की जादुई मूर्ति है और लोग कहते हैं कि वो मूर्ति बोलती भी है। और सिर्फ बोलती ही नहीं, वो गांव वालों से भारी चढ़ावा भी मांगती है। जो उस सूखे तालाब और मूर्ति के पास जाता है उसे अमावस की रात 10 किलो चावल, 5 लीटर मीठा तेल, 3 किलो शक्कर और राशन चढ़ाना पड़ता है। जो नहीं चढ़ाता उसके साथ बहुत बुरा होता है। अरे चाचा जी, ये तो बिल्कुल असंभव बात है। एक पत्थर की मूर्ति भला बोल कैसे सकती है? ये सब अंधविश्वास है। सुनो बेटा, कई साल पहले एक जमींदार था बंसीलाल। वो तालाब उसी का था।
बड़ा रोबीला आदमी था। एक रात वो वहां गया, किसी को नहीं पता क्यों, और फिर कभी लौटा ही नहीं। सुबह उसकी लाश उसी तालाब के किनारे पड़ी मिली। उसी दिन से वो तालाब सूखने लगा और वो मूर्ति बोलने लगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि रात को वहां पर रोने की आवाजें भी आती हैं, और कुछ कहते हैं कि हवा में कोई साया मंडराता है। देखो, तुम दोनों भी वहां पर मत जाना, मेरी बात मानो। हे भगवान, ये तो बहुत ही डरावना है। चाचा जी, मैं तो उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करूंगी। सुनील भैया, हमें चाचा जी की बात माननी चाहिए। रात का समय था। मंगल चाचा की रहस्यमयी बातों ने सुनील और राधा की नींद पूरी तरह से उड़ा दी थी। दोनों अपनी चटाई पर लेटे हुए थे, लेकिन उनके दिमाग में बस वही सूखा तालाब, बंसीलाल की मौत और वह बोलती हुई मूर्ति घूम रही थी। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। सुनील भैया, मुझे तो चाचा जी की बातें सुनकर अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। क्या सच में उस सूखे तालाब के पास कोई भूत या बुरी आत्मा रहती है? आपने देखा नहीं कि चाचा जी के चेहरे पर भी कितना खौफ था जब वे उस तालाब और मूर्ति के बारे में बात कर रहे थे। मुझे तो लग रहा है कि हमें कल ही वापस शहर लौट जाना चाहिए। ये गांव हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। ए राधा, तुम बिना बात के इतना घबरा क्यों रही हो? अरे ये भूत प्रेत और आत्माएं सिर्फ पुरानी कहानियों में होते हैं। असल जिंदगी में इनका कोई वजूद नहीं होता यार। देखो, मुझे लगता है कि ये सब बस एक बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई अफवाह है जिसे लोगों ने सच मान लिया है। बस जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता ना, तो वो उसे भूतिया कह देता है। देखो, मेरा मन कह रहा है कि इस तालाब के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है जो विज्ञान या फिर किसी तार्किक कारण से जुड़ा है। लेकिन भैया, अगर ये सिर्फ एक अफवाह है तो पूरा का पूरा गांव इतना क्यों डरता है? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से लोग वहां जाने से कांपते हैं। क्या पता वहां सच में कुछ ऐसा हो जो हमारी समझ से बाहर हो। मुझे तो उस तालाब और मूर्ति का नाम सुनकर ही अजीब सी घबराहट हो रही है। देखो राधा, डर तभी तक हावी रहता है जब तक हम सच्चाई से दूर भागते हैं, है ना? अगर हम इसी तरह से डरते रहें तो फिर ये खौफ कभी खत्म नहीं होगा। अब तो हमें कल सुबह ही इस बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी होगी राधा। मैं इस रहस्य को ऐसे ही अनसुलझा नहीं छोड़ सकता। वो मूर्ति राशन आखिर क्यों मांगती है? इसके पीछे जरूर किसी इंसान का हाथ है जो गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। अगली सुबह सूरज निकलते ही रात का वह डरावना साया कुछ कम हो गया। सुनील और राधा की आंखें खुली और चाय की चुस्कियों के बीच फिर से उसी सूखे तालाब की चर्चा शुरू हो गई। जब मंगल चाचा अपने काम से खेत की तरफ चले गए तो सुनील ने फैसला किया कि अब वह उन्हें खुद ही इस रहस्य की तह तक जाना होगा। तभी उनकी नजर पास में रहने वाली कमला पर पड़ी। कमला गांव की एक बहुत ही चतुर लड़की थी जिसे गांव की हर पुरानी कहानी और रहस्य की अच्छी जानकारी थी। हे कमला, हमें तुमसे यार एक बहुत जरूरी और बड़ी गुप्त बात पूछनी है। कल शाम को मंगल चाचा ने हमें गांव के उस पुराने सूखे तालाब और मुसीबत की देवी की मूर्ति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि वहां पर जाना बड़ा खतरनाक है। क्या तुम हमें बता सकती हो कि आखिर वहां का पूरा सच क्या है? अरे, तुम दोनों शहर वालों को भी उस मनहूस तालाब के बारे में पता चल गया? सुनील, वह तालाब बहुत सालों से सूखा पड़ा है। मेरी दादी कहती थी कि वह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं पर जमींदार बंसीलाल की मौत के बाद से वहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। गांव के जो भी लोग उस तरफ गए उन्होंने बताया कि रात के समय वहाँ कोई रोता है और वह जादुई मूर्ति लोगों से बातें करती है। जादुई मूर्ति बात करती है? लेकिन बंसीलाल की मौत कैसे हुई थी कमला? क्या किसी ने उन्हें मारा था? किसी को ठीक से पता नहीं राधा। बस इतना पता है कि वो रात वे वहाँ अकेले गए थे और सुबह उनकी लाश मिली थी। कुछ कहते हैं कि वे डूब गए, कुछ कहते हैं किसी ने उन्हें मार दिया, पर सच कोई नहीं जानता।
उनकी मौत के बाद से ही वह जगह शापित हो गई है। लाश मिली? तो इसका मतलब है कि उनके साथ कोई हादसा हुआ होगा। हो सकता है कि अंधेरे में उनका पैर फिसल गया। इसमें भूत प्रेत की बात कहां से आ गई? और वो मूर्ति, मुझे पक्का यकीन है कि वो एक बहुत बड़ा धोखा है। वैसे मैं उसे खुद जाकर देखना चाहता हूं। कमला की बातें सुनकर राधा का डर और भी गहरा हो गया, लेकिन सुनील के अंदर का तार्किक दिमाग इन भूतिया बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह जानना चाहता था कि आखिर एक सूखे हुए तालाब से पानी की आवाजें और एक पत्थर की मूर्ति से इंसान की आवाजें कैसे आ सकती हैं। यार कमला, तुम्हारी बातें बड़ी अजीब हैं। चाचा जी ने कल कहा था कि उस तालाब में पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो फिर लोग ये कैसे कह सकते हैं कि वहां से पानी की छप छप की आवाजें आती हैं? एक सूखे तालाब में पानी की आवाज आना तो विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ है। ये पक्का किसी की फैलाई हुई झूठी अफवाह है। सुनील, पहले वहाँ बहुत साफ पानी भरा रहता था और ढेर सारी मछलियाँ तैरती थी, लेकिन जमींदार की रहस्यमयी मौत के बाद सब कुछ उजड़ गया। लोग तो ये भी कहते हैं कि जब वहाँ से पानी की छप छप सुनाई देती है तो इसका मतलब है कि बंसीलाल की आत्मा आज भी उस तालाब में तड़प रही है, और वह जो मूर्ति है वह तो लोगों के सवाल के जवाब भी देती है। सुनील भैया, शायद कोई भूत पानी में कूदता हो। मेरे दादाजी ने भी एक बार मुझे ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाई थी। देखो, ये सब बकवास है। अगर पानी नहीं है तो फिर आवाज हवा के टकराने से आ रही होगी, और अगर मूर्ति बोलती भी है तो मैं उसे बुलवा कर देखूंगा। कमला, मंगल चाचा भी खेत पर हैं। मौका अच्छा है। क्या तुम हमें वो सूखा तालाब दिखाने ले चलोगी? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ यार कि सच्चाई क्या है आखिर। क्या तुम पागल हो गए हो सुनील? वहाँ जाने का मतलब है सीधे मौत के मुंह में जाना। मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा कमला, हम दिन के उजाले में जा रहे हैं, और भूत अगर होते भी हैं तो वो रात के अंधेरे में आते हैं। प्लीज हमारी मदद करो ना। तुम तो इस गांव की सबसे बहादुर लड़की हो ना। ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम वहाँ ज्यादा देर बिल्कुल नहीं रुकेंगे। सुनील की जिद के आगे कमला को झुकना ही पड़ा। तीनों बच्चे गांव के बाहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में पहले तो खेतों की हरियाली दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे वे तालाब के करीब पहुंच रहे थे, माहौल में एक अजीब सी ठंडक छाने लगी। हरियाली गायब हो गई थी और सूखी बंजर जमीन शुरू हो चुकी थी। दूर एक पुराना बंद शमशान और उससे सटा हुआ एक खंडहर मंदिर दिखाई दे रहा था। सुनील, ध्यान से चलना, बस यहीं से उस शापित तालाब का इलाका शुरू होता है। देखो, वो देखो सामने जो सूखी जमीन दिख रही है, वही वे जगह है। यहाँ से आगे जाने की हिम्मत आज तक गांव के किसी भी इंसान ने नहीं की है। यहाँ तो पूरा माहौल ही डरावना है। यहाँ तो कोई पक्षी भी नहीं चहचहा रहा। और वो सामने मंदिर के पास क्या है? अरे चलो ना, थोड़ा और आगे बढ़कर उस किनारे तक चलते हैं। वहां पे मुझे वो जगह करीब से देखनी है। तालाब के किनारे बहुत पुराने और सूखे हुए पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन से ऐसे बाहर निकली हुई थी जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती उखाड़ फेंकने की कोशिश की हो। वहीं किनारे पर एक पुरानी और टूटी हुई नाव का सड़ा हुआ ढांचा पड़ा था। मंदिर के ठीक बाहर एक विशाल पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी, जिसे लोग मुसीबत की देवी कहते थे, और मंदिर के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। भैया, ये नाव कितनी भयानक लग रही है, और ये पेड़, इसकी जड़ें तो बिल्कुल किसी राक्षस के पंजों जैसी लग रही है। मुझे ये जगह सच में किसी शापित दुनिया का हिस्सा लग रही है। सुनील, मेरी बात सुनो, यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। ये सन्नाटा बहुत डरावना है। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि हवा एकदम से बहुत ठंडी हो गई है? अरे वो सिर्फ पेड़ों की छाया है जो हवा के चलने से हिल रही है। कमला, तुम दोनों अपने मन का वहम दूर करो यार। मैं उस मूर्ति को करीब से जाकर देखना चाहता हूँ।
सुनील अपनी बहन को समझाने ही वाला था कि तभी अचानक वहां एक बहुत ही जोरदार और खौफनाक आवाज गूंजी। धम! ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई बहुत भारी चीज सीधे उस सूखी जमीन पर गिरी हो। उस भयानक आवाज से पूरी जमीन थर्रा उठी। इसके तुरंत बाद हवा बहुत तेज आंधी में बदल गई और पेड़ों की सूखी टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। बचाओ! ये क्या था भैया? कोई भारी पत्थर गिरा रहा है या सच में कोई भूत है? मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे बचाओ! आंधी और तेज आवाज के बीच अचानक मंदिर के बाहर रखी वह विशाल पत्थर की मूर्ति बोलने लगी। उसकी आवाज मंदिर में चारों ओर गूंजने लगी। मुझे मेरा चढ़ावा चाहिए। अमावस आ रही है। 10 किलो चावल, 5 लीटर मीठा तेल और शक्कर यहाँ रख कर जाना, वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि ये जगह शापित है। ये मूर्ति सच में बोलती है। अब पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, बस पूरी ताकत से गांव की तरफ भागो। अरे यार, ये आवाज तो सच में बड़ी भयानक थी। यहाँ आसपास कोई नहीं है, फिर ये मूर्ति कैसे बोल रही है? शायद सच में यहाँ पर कोई बड़ा खतरा है। चलो राधा, कमला का हाथ पकड़ो और भागो। तीनों बच्चे डर के मारे अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से वहां से भागे। उनके कदमों की धूल हवा में उड़ने लगी और उनके दिलों की धड़कनें बहुत तेज थी। बिना रुके वे सीधे गांव की तरफ दौड़ते रहे। भागते भागते और बुरी तरह हांफते हुए तीनों बच्चे मंगल चाचा के घर के बरामदे में पहुंच गए। उनके चेहरे डर के मारे बिल्कुल पीले पड़ चुके थे और वे पसीने से भीग गए थे। बरामदे में मंगल चाचा और गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिया चाचा बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। बच्चों की ये हालत देखकर वे दोनों बुरी तरह चौंक गए। सुनील, राधा, तुम दोनों की ये हालत कैसे हुई भाई? और तुम्हारे चेहरे इतने पीले क्यों पड़े हैं? तुम लोग कहाँ गए थे? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मेरी बात को टालकर उस सूखे तालाब की तरफ तो नहीं गए थे? देखो, मैंने तुम्हें मना किया था ना। चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हम तीनों उसी सूखे तालाब को देखने गए थे। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि सच में वहाँ कोई भूत है या फिर नहीं। लेकिन चाचा जी, वहाँ सच में बहुत भयानक चीजें हो रही हैं। हमने वहाँ एक बहुत जोर की आवाज सुनी और वो पत्थर की मूर्ति, अरे वो तो सच में बोल रही थी। वो हमसे राशन मांग रही थी। हाँ चाचा जी, हम बहुत डर गए थे। कमला बिल्कुल सही कह रही थी। वह तालाब सच में शापित है। वहाँ जमींदार की आत्मा भटक रही है। मंगल, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये बच्चे हैं और इनमें रहस्य को जानने की एक अलग ही चाहत होती है। तुमने इन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन इनका डर ही इनको वहाँ तक ले गया। अब देख, समय आ गया है कि इन बच्चों को उस तालाब का असली सच बता दिया जाए। हरिया, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर इन्हें सच पता चल गया तो ये और मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं मंगल, इन्हें डरा कर रखने से अच्छा है कि ये सच जाने। बैठो बच्चों, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। हरिया चाचा ने अपना हुक्का किनारे रखा और एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में सालों पुराना एक ऐसा राज था जो आज तक गांव वालों के डर के नीचे दबा हुआ था। देखो बच्चों, तुम जिस चीज से इतना डरकर भागे हो वो कोई भूत या बुरी आत्मा नहीं है। दरअसल जमींदार बंसीलाल की मौत के पीछे कोई शाप नहीं था। असली सच्चाई तो ये है कि बंसीलाल को शराब पीने की बहुत बुरी लत पड़ गई थी। उस रात वो बहुत ज्यादा नशे की हालत में था। उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में डूब के मर गया। वो सिर्फ एक हादसा था बच्चों। अगर वह सिर्फ एक मामूली हादसा था हरिया चाचा, तो फिर गांव वालों ने ये भूत और शाप की कहानी क्यों बनाई? और वह मूर्ति कैसे बोलती है? और गांव के कुछ समझदार लोगों ने उस हादसे का फायदा उठाया था बेटी। दरअसल उस तालाब की जमीन के नीचे
और उस टूटी नाव के पास पुराने जमाने का एक बहुत बड़ा और बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। बंसीलाल उसी खजाने को ढूंढने के लालच में तो गया था। यह भूत की कहानी तो इसलिए फैलाई गई है ताकि गांव का कोई भी इंसान उस तालाब के पास न फटके और वो खजाना सुरक्षित रहे। हाँ, खजाना, सोने चांदी का खजाना। इसका मतलब तो यह है कि वो भूत की कहानी सिर्फ लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई थी, और वो बोलती मूर्ति वो पक्का किसी इंसान का काम है जो उस खजाने पर नजर गड़ाए बैठा है और मुफ्त का राशन भी ठग रहा है। हाँ बेटा, हाँ, पर वो खजाना कोई निकाल नहीं सका। लोग कहते हैं कि जो उसे छूने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। हरिया चाचा की बात सुनते ही सुनील, राधा और कमला का सारा डर एक झटके में गायब हो गया। जिस खौफ ने उन्हें वहां से भागने पर मजबूर किया था, वह अब एक बहुत बड़े रोमांच में बदल चुका था। भूत का साया हट चुका था। सुनील का दिमाग अब बहुत तेजी से काम कर रहा था। मुझे सब समझ में आ रहा है। आज सुबह मैंने गांव के दो बच्चों को एक नली के दोनों छोर पर नारियल के कटोरे लगाकर बात करते देखा था। वो एक दूसरे से खिलौने वाले यंत्र के जरिए बात कर रहे थे। हाँ भैया, मैंने भी देखा था, लेकिन उसका इस बोलती मूर्ति से क्या संबंध है? संबंध है राधा, संबंध है। कोई बहुत ही चालाक इंसान उस मूर्ति के पीछे छुपे रहस्य का फायदा उठा रहा है। उसने जरूर किसी लंबे पाइप या यंत्र को मूर्ति के मुंह से जोड़ रखा है, और वो खुद किसी सुरक्षित जगह पर, शायद उस मंदिर के पीछे वाले कब्रिस्तान की किसी पुरानी कब्र में छिपकर बैठा है। वहां से वो बोलता है और आवाज उस पाइप के जरिए मूर्ति के मुंह से निकलती है, और देखने वाले को लगता है कि देवी बोल रही हैं। सुनील, तुम तो बिल्कुल किसी जासूस की तरह बात कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा है तो हम उस इंसान को कैसे पकड़ेंगे? अरे इतना ही नहीं कमला, मैंने तो एक तरकीब सोच ली है। मैंने देखा था कि एक बूढ़ी माँ गोबर जलाकर मच्छर भगा रही थी। हम ना उसी गोबर और सूखे पत्ते के धुएं का इस्तेमाल करेंगे। जब हम उस पाइप के अंदर धुआं छोड़ेंगे ना, तो वो सीधा उस पाखंडी बाबा के पास जाएगा और वो खांसते खांसते बाहर आ जाएगा। ये तो बहुत ही शानदार योजना है भैया। अगर हम ऐसा कर पाए तो पूरा गांव उस बाबा की असलियत जान जाएगा। अगले दिन दोपहर के समय सुनील, राधा और कमला सीधे सरपंच जी के घर पहुंचे। उन्होंने सरपंच जी को सूखे तालाब की पूरी सच्चाई, खजाने की बात और बोलती मूर्ति के पीछे के विज्ञान के बारे में बताया। सरपंच जी पहले तो उनकी बातें सुनकर हिचकिचाए। सुनील बेटा, हरिया बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे दादाजी भी अक्सर यही कहा करते थे कि उस सूखे तालाब के नीचे पुराने जमाने के सोने के सिक्के दबे हुए हैं, लेकिन सालों से किसी ने भी उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं की बेटा। और वो मूर्ति की बात, अगर वहां सच में कोई पाखंडी बाबा है तो फिर ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सरपंच जी, कल हम वहां गए थे। वहां कोई भूत नहीं है। वो सब सिर्फ एक भ्रम है जिसे लोगों ने पाल रखा है, और वो पाखंडी बाबा हमारी आस्था का मजाक उड़ाकर लोगों से राशन लूट रहा है। हम उस खजाने को अपने लिए नहीं बल्कि इस गांव की भलाई के लिए निकालना चाहते हैं। हाँ सरपंच जी, अगर खजाना मिल गया तो हम उससे गांव के पक्के स्कूल बनवा सकते हैं। आप बस हमें एक बार कोशिश करने की इजाजत दे दीजिए। देखो बच्चों, तुम्हारी बातों में बहुत सच्चाई और बड़ी हिम्मत है। अगर तुम लोग इतने ही निडर हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। देखो, तुम अपना धुएं वाला प्रयोग करो। मैं अपने साथ गांव के कुछ मजबूत लोगों को लेकर पीछे पीछे आऊंगा ताकि उस पाखंडी को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। खजाना ढूंढने और पाखंडी बाबा को बेनकाब करने की अनुमति मिलने के बाद तीनों बच्चों ने गांव के एक बहुत ही चुलबुले और मजाकिया लड़के रमेश को भी अपने साथ शामिल कर लिया। रमेश को जब भूत के झूठ और खजाने के सच का पता चला तो वह खुशी से उछल पड़ा। अरे सुनील भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया यार। जब तुमने मुझे खजाने की बात बताई तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहे हो। सोचो, अगर हमें खजाना मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। अरे सुनील, क्या सच में कोई बड़ा स्कूल बनवाओगे? हाँ अरे हाँ रमेश, मेरा इरादा तो यही है यार कि इस गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए दूर शहर ना जाना पड़े। पर तुम क्या करोगे?
भाई मैं तो सबसे पहले अपने लिए एकदम नई और चमचमाती हुई साइकिल खरीदूंगा, जिसकी घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंजेगी। और हाँ, एक बड़ा सा रेडियो भी लूंगा। रात को चौपाल लगाकर फिल्मी गाने सुनेंगे। ओए कितना मजा आएगा। रमेश, तुम तो अभी से ख्याली पुलाव पकाने लगे। पहले उस ढोंगी बाबा को तो पकड़ ले। सुनील, हमें धुआं करने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा रमेश, तुम अपने घर से बहुत सारे गोबर के कंडे और गीले पत्ते ले आना, ठीक है? हम आज शाम को ही उस मंदिर के पीछे वाले कब्रिस्तान की तरफ चलेंगे, जहां से वो पाइप मूर्ति तक जाती है। आज उस ढोंगी का सारा खेल खत्म हो जाएगा, देखना। शाम ढलते ही बच्चे गोबर और पत्तों का थैला लेकर सूखे तालाब और उस पुराने मंदिर की ओर निकल पड़े। उनके साथ पीछे पीछे थोड़ी दूरी पर हरिया चाचा और सरपंच जी भी थे। जब वे वहां पहुंचे तो जगह पहले जैसी ही डरावनी लग रही थी। भैया, आज भी ये जगह उतनी ही डरावनी लग रही है जितनी कल लग रही थी। कल तो हम यहीं से भाग खड़े हुए थे। मेरा दिल अभी भी बहुत जोर से धड़क रहा है। हाँ सुनील, कल जो आवाज हमने सुनी थी वह मेरे कानों में आज भी गूंज रही है। अरे डरो मत राधा और कमला, तुम भी। हम लोग आज सच जानते हैं। चलो उस कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं। मैंने कल ध्यान से देखा था, मंदिर की दीवार के पीछे एक पुरानी कब्र है, जिसमें से चींटियां कुछ खाने के टुकड़े ले जा रही थी। कोई भूत खाना नहीं खाता। वो पाखंडी बाबा उसी कब्र के अंदर छिपा है, पक्की बात है। बच्चे दबे पांव उस पुरानी कब्र के पास पहुंच गए। सुनील ने ध्यान से देखा तो उसे मिट्टी के नीचे छिपा हुआ एक मोटा पाइप नजर आया, जिसका एक सिरा कब्र के अंदर जा रहा था और दूसरा मंदिर की मूर्ति की तरफ। ए रमेश, यही वो पाइप है। अब जल्दी से यहाँ गोबर के कंडे और पत्ते रख और इस पे आग लगा। सारा धुआं इस पाइप के अंदर जाना चाहिए भाई। रमेश ने तुरंत गोबर और पत्तों में आग लगा दी और सुनील ने एक बड़े पत्ते से हवा करके सारे गाढ़े धुएं को उस पाइप के अंदर धकेलना शुरू कर दिया। धुआं बहुत ही तेजी से उस नली के जरिए सीधा उस पुरानी कब्र के अंदर जाने लगा, जहां वह पाखंडी बाबा छुपा हुआ बैठा था। तभी मंदिर के बाहर खड़ी मूर्ति से अजीब सी आवाजें आने लगी, लेकिन इस बार ये कोई डरावनी आवाज नहीं थी, बल्कि किसी के बुरी तरह खांसने की आवाज थी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये धुआं कहां से आ गया? मेरा तो दम घुट रहा है। अरे बाप रे बाप। भैया, आपकी तरकीब काम कर गई। देवी जी खांस रही हैं। धुआं हद से ज्यादा बढ़ गया और कब्र का गुप्त दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर से एक आदमी जो पाखंडी बाबा का भेष बनाया हुआ था, बुरी तरह खांसता और अपनी आंखें मलता हुआ बाहर निकला। सरपंच जी और गांव वालों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तो तुम हो वो ढोंगी जो हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहा था? बाबा बोल बच्चन, तुम इस कब्र में छिपकर पाइप के जरिए देवी की आवाज निकालते थे और लोगों से मुफ्त राशन और चढ़ावा ऐंठते थे। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मेरा दम घुट रहा है। हाँ, मैंने ही ये यंत्र लगाया था ताकि मैं लोगों को डरा कर यहाँ से दूर रख सकूं और वो खजाना खुद ढूंढ सकूं। अरे इसे पुलिस के हवाले कर दो सरपंच जी। इसने हमारे गांव वालों की भावनाओं के साथ बहुत बुरा खेल खेला है। ढोंगी बाबा के पकड़े जाने के बाद गांव वालों का सारा डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब बारी थी उस असली खजाने की जिसे बंसीलाल ढूंढने आया था। रमेश, सुनील और हरिया चाचा ने मिलकर उस टूटी हुई नाव के पास सूखी जमीन की खुदाई शुरू कर दी। अरे सब लोग रुक जाओ, यहाँ नीचे कुछ बहुत ही सख्त चीज है। मेरा फावड़ा किसी लोहे के बक्से से टकराया है और देखो, मिट्टी के बीच में से कुछ चमक भी रहा है। हाँ रमेश, मुझे भी दिखाई दिया। हरिया चाचा, जल्दी इधर आइए, इधर। ये लोहे का एक बहुत ही कोई पुराना और भारी बक्सा लग रहा है।
सबने मिलकर उस जंग लगे भारी लोहे के बक्से को मिट्टी से बाहर निकाला। जैसे ही उसे खोला गया, अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह बक्सा पुराने सोने के चमचमाते सिक्कों और बेशकीमती गहनों से लबालब भरा हुआ था। अरे अद्भुत! तुम बच्चों ने अपने अदम्य साहस से वो काम कर दिखाया जो हम गांव वाले सालों साल नहीं कर पाए। ये खजाना अब गांव की भलाई के लिए स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तुम चारों ने आज हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। देखा राधा, मैंने कहा था ना कि डरने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम कल उस झूठे डर से भाग गए होते तो ये बेशकीमती खजाना हमेशा के लिए मिट्टी में दफन रह जाता, क्योंकि जो डरता है वो हमेशा हारता है। राधा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे भैया, पर अगली बार जब हम कोई खजाना ढूंढने का प्लान बनाएंगे तो मुझे पहले से बता देना। मैं डर के मारे अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। और इस तरह सुनील और उसके दोस्तों की हिम्मत, विज्ञान और तार्किक सोच ने गांव के सबसे बड़े रहस्य और अंधविश्वास को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सूखे तालाब और बोलती मूर्ति का वह मनुष्य साया अब खुशियों और विकास के एक नए सूरज में बदल चुका था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी भी चमत्कार या डरावनी बात को बिना तर्क का इस्तेमाल किए स्वीकार नहीं करना चाहिए। डर हमेशा इंसान को पीछे ढकेलता है, जबकि हिम्मत, सच्चाई और वैज्ञानिक सोच से बड़ी मुश्किल और रहस्य को आसानी से सुलझाया जा सकता है। जो डरता है वो हारता है और जो सच्चाई खोजता है वो जीतता है।